अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। अब देखिए बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल होता है। पहले हमने फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्ति काल पढ़ा है। सेकेंड ईयर हमने हिंदी साहित्य का रीतिकाल पढ़ा है। अब थर्ड ईयर में हमें पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़ता गया, किस युग में किस तरह के कवि हुए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और उन रचनाओं की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हमको थर्ड ईयर में जानना है। तो सबसे पहले तो हमें आधुनिक काल की समय सीमा को जानना होगा कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, आधुनिकता होती क्या है, साहित्य में क्या ऐसा नयापन आया जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो हम साहित्य के उस विषय को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया। तो साहित्य में ऐसा क्या नयापन आया, क्या आधुनिकता आई जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया, इसकी क्या समय सीमा है और इस समय सीमा में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन रचनाओं की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हमको थर्ड ईयर में जानना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल। देखिए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें क्या आधुनिकता आई, साहित्य में क्या नयापन आया। तो सबसे पहले तो ये आधुनिकता क्या है जिसकी वजह से इसको आधुनिकता नाम दिया गया। तो ये आधुनिकता क्या है, तो देखिए हमारे साहित्य में जो नयापन आया वो क्या है जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया। तो वो सबसे पहला जो नयापन आया वो ये था कि हमारे हिंदी साहित्य के जो आदिकाल एवं मध्यकाल था, जिसमें भक्ति काल और रीति काल दोनों आ जाते हैं, जिसको पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल नाम दिया गया था। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हिंदी साहित्य की जितनी भी तिथियां थी, चाहे वो कवियों के जन्म से संबंधित हो, चाहे उनकी मृत्यु से संबंधित हो, चाहे उनकी रचनाओं के कालक्रम से संबंधित हो, उन सबको हम इसी सन में लेकर विक्रम संवत में लिखते हैं। जैसे ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आया, हिंदी साहित्य की तिथियां है वो पुनः विक्रम संवत में नहीं लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई। तो पहला जो नयापन साहित्य में आया था, वो पहला जो नयापन था कि हिंदी साहित्य की जो तिथियां हैं वो विक्रम संवत में नहीं लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई थी। अर्थात हिंदी साहित्य की तिथियां विक्रम संवत में नहीं लिखी, हिंदी साहित्य की तिथियां विक्रम संवत में नहीं लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, कबीरदास पढ़ा है, रहीम पढ़ा है, सूरदास पढ़ा है, तुलसीदास पढ़ा है। उनके ऊपर आपने देखा होगा कवि परिचय में एक तरफ उनकी जन्म, एक तरफ उनकी मृत्यु डेट लिखी हुई है। वो सब किसमें लिखी हुई थी, विक्रम संवत में लिखी हुई थी, न कि ईस्वी सन। उनकी रचनाओं का जो काल है वो भी विक्रम संवत में लिखा हुआ है। जैसे आप सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा बिहारी है, सेकेंड ईयर में केशवदास है, घनानंद है और जितने भी कवि हैं उनकी सबकी जो तिथियां हैं रीतिकाल कवियों की, वो सब विक्रम संवत में लिखी जा रही है। जैसे ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आया, अब आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आपके जैसे ही जो भी कवि हैं, सूरदास है, जयशंकर प्रसाद है, पंत है, निराला है या नागार्जुन है, जो भी आपके कवि हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के, उनकी तिथियां जो आगे ऊपर लिखी हुई है, जन्म और मृत्यु डेट जो लिखी हुई है, वो सब इस विक्रम संवत में लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी गई। तो पहला जो साहित्य में आधुनिक काल में जो नयापन आया था, वो पहला जो नयापन आया था वो ये था कि हिंदी साहित्य की जो तिथियां है वो विक्रम संवत में नहीं लिखी जाकर वो ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई थी। तो पहला आधुनिकता है, पहला नयापन तो ये आया साहित्य में, जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया।
दूसरा जो नयापन था साहित्य में वो ये था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य के मध्यकाल, चाहे उसमें भक्ति काल हो चाहे रीति काल। मध्यकाल जिसके दो पार्ट हो गए थे, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल नाम दिया, उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल नाम दिया गया था। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकाल, उसमें साहित्य में केवल एक पक्ष को ही देकर चल रहा था। जो भी साहित्य लिखा जा रहा था वो केवल पद्यात्मक था, गद्य की कोई रचना नहीं थी। कुछ छोटे गद्य जरूर मिलते हैं, बाकी गद्य की कोई रचना नहीं थी। जैसे ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आया, साहित्य में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हो गया था। तो दूसरा जो नयापन आया था वो ये था साहित्य में कि पद्य के साथ साथ गद्य का आविर्भाव हो गया। अब से पहले आपने देखा होगा रीति काल, भक्ति काल या आदि काल में कोई भी आपने कोई गद्य रचना, न कोई निबंध देखा होगा, न कोई कहानी देखी होगी, न कोई इस तरह की गद्य रचनाएं जो भी है रेडियो, संस्मरण, एकांकी, ये कोई भी तरह की रचनाएं नहीं थी। जैसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आया, साहित्य में गद्य का विकास हो गया था। आगे जाकर के फिर गद्य की अलग अलग विधाएं हो गई। तो साहित्य में जो दूसरा परिवर्तन आया था वो ये था कि पद्य के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का विकास हो गया था। तो एक आधुनिकता का प्रमुख कारण ये भी था। तीसरा जो परिवर्तन का जो कारण था वो ये था कि हिंदी साहित्य का जैसे ही आधुनिक काल आया, साहित्य का जो प्रमुख विषय है, साहित्य का जो प्रमुख दृष्टि है वो क्या हो गई थी? मानवतावादी दृष्टिकोण हो गया था। मानवतावादी दृष्टिकोण को साहित्य का विषय बनाया। आपने देखा होगा आदि काल में जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा को लेकर लिखे जा रहे थे। राजा महाराजाओं के शौर्य और उनकी वीरताओं की प्रशंसा में लिखे जा रहे थे। अगर हम जैसे हिंदी साहित्य का भक्ति काल आया, जैसे हिंदी साहित्य का मध्यकाल, इसको पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा उस भक्ति काल में साहित्य का जो विषय था वो राजा महाराजाओं से हट करके, उनकी शौर्य और प्रशंसा से हट करके और उस अज्ञात सत्ता की ओर जुड़ गया, उस ईश्वर से जुड़ गया था। चाहे वो निर्गुण रूप में रहा हो, चाहे वो सगुण रूप में रहा हो, लेकिन साहित्य का विषय एक अज्ञात सत्ता जो है भी या नहीं भी है उसको बनाया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे हिंदी साहित्य के जो मनीषी हैं वो जैसे जैसे बुद्धिमान होते गए, जैसे जैसे उनका विकास होता गया, उन्होंने देखा कि जो विषय है भी या नहीं भी है और उसको लेकर के और साहित्य को इतना साहित्य लिखा जा रहा है, फिर उन्होंने साहित्य को पुनः उस अज्ञात सत्ता से हटा करके और पुनः रीति काल में राजा महाराजाओं से जोड़ दिया, जो ईश्वर का ही दूसरा अवतार माना जाता है। उन्होंने देखा कि रीति काल में साहित्य का जो विषय है, उन्होंने राजा महाराजाओं की सौंदर्यता से, रानी महारानियों के श्रृंगार से जोड़ दिया। तो साहित्य का विषय मानव नहीं था, राजा महाराजाओं का एक दूसरा जो रूप है, वो ईश्वर का जो दूसरा रूप है राजा महाराजा, उसको बना दिया। मानव का उसमें कहीं भी इस तरह का कोई भी उल्लेख नहीं था। और सामान्य मानव अर्थात एक राजा महाराजा की जो पीड़ा है वो एक सामान्य मानव की पीड़ा नहीं हो सकती। जैसे ही हमारा और आगे विकास होता गया, हमारे साहित्यकारों ने जाना कि साहित्य का जो विषय है, कविता क्या है, उन्होंने कविता को पहचाना। कविता होती है सामान्य व्यक्ति की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, कविता होती है। तो उन्होंने देखा कि रीति काल तक सामान्य व्यक्ति की तो संवेदनाओं का वर्णन ही नहीं किया जा रहा था, राजा महाराजाओं के सौंदर्य को लेकर क्या लिखा जा रहा था। तो उन्होंने इस बात को समझा और जाना, और जैसे ही उन्होंने जाना तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उन्होंने राजा महाराजाओं से साहित्य के विषय को हटा करके और उसको सामान्य मानव से और इतना ही नहीं, आपको सामान्य मानव नहीं लघु मानव से क्या जोड़ा जा रहा है। लघु मानव का मतलब है
समाज में सबसे हीन, सबसे ज्यादा अभावग्रस्त व्यक्ति, उसको लघु मानव कहा जाता है। और उस लघु मानव की पीड़ाओं को उन्होंने साहित्य का विषय बनाया। आपने पढ़ा होगा, वह तो उड़ती पत्थर कविता है आपके सिलेबस में। वह तो उड़ती पत्थर मजदूरनी का चित्रण है, एक मजदूरनी जो अभाव से ग्रस्त है, जो सब तरह से हीन है। एक विधवा का वर्णन है, अगर एक भिखारी की दीन दशा का वर्णन है। तो उन्होंने क्या किया, साहित्य का जो विषय है वो सामान्य मानव को बनाया। क्यों? क्योंकि सामान्य मानव या हीन मानव या अभावग्रस्त मानव है, उसकी पीड़ा सबकी पीड़ा हो सकती है, एक राजा महाराजा की पीड़ा सबकी पीड़ा नहीं हो सकती। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल में साहित्य का जो विषय है वो एक सामान्य मानव को बनाया। तो इस तरह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो नया बनाया वो प्रमुख रूप से 3 विषयों को लेकर था, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया गया। अब देखिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा। सबसे पहले तो हमें जानना था हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो नया बनाया जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया, जो आधुनिकता है वो क्या है? तो ये आधुनिकता ये। अब देखिए आधुनिक काल की समय सीमा। अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल जिसकी समय सीमा क्या थी? जिसकी समय सीमा थी तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। अगर सब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य की जो तिथियां हैं, आदिकाल और मध्यकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हिंदी साहित्य की जितनी भी तिथियां थी वो इसी समय में लिखी जाकर विक्रम संवत में लिखी गई। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है और 1000 ईस्वी को हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने विक्रम संवत, क्योंकि ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्ष का डिफरेंस होता है। विक्रम संवत जो होता है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे होता है। तो उन्होंने, हमारे इतिहासकारों ने जब हिंदी साहित्य की जो तिथियां हैं उनको जब विक्रम संवत में परिवर्तित की तो इन्होंने लगभग 50 वर्ष मान लिया। 50 वर्ष आगे मानते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत जो आपने। दूसरा है हिंदी साहित्य का मध्यकाल। हिंदी साहित्य का मध्यकाल जिसके समय सीमा है 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। देखिए हिंदी साहित्य के मध्यकाल की समय सीमा है 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। इसके बाद हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल आते हिंदी साहित्य है वो विक्रम संवत में लिखी जाकर इसी सन में लिखी जाने लग गई। ये बात आपको भी बताई, जिसकी वजह से इसको आधुनिक काल नाम दिया गया। अब देखिए इससे हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है इसके 2 पार्ट्स हो गए थे। पहला था पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरा नाम क्या दिया गया? भक्ति काल, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जिसकी समय सीमा थी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। भक्ति काल जिसको 2 भागों में बांटा गया, भक्ति को निर्गुण सगुण, फिर निर्गुण की भी 2 शाखाएं हो गई, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। सगुण की 2 शाखाएं हो गई, राम का धारा कृष्ण का धारा, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आपके 4 कवि थे, वो 4 इनका धाराओं को सिखाने के लिए। अगला है उत्तर मध्यकाल, जिसको दूसरा नाम दिया रीतिकाल, जिसकी समय सीमा थी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, जिसको समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। अब आपने उत्तर मध्यकाल
इसको रीतिकाल नाम दिया। रीति क्या होती है, रीति को कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकाल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी कौन कौन सी क्या रचनाएं हैं और उन क्या रचनाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा। अगर यहाँ तक हमारे हिंदी साहित्य की जो तिथियां थी वो इसी समय में लिखी जाकर विक्रम संवत में लिखी गई। तो ये तो था हिंदी साहित्य का मध्यकाल। अब तीसरा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। जिसकी समय सीमा है 1900 विक्रम संवत से आज तक या अब तक, आज तक या अब तक। अब देखिए मैंने आपको बताया हमारा हिंदी साहित्य का जैसे ही आधुनिक काल आया, हिंदी साहित्य की तिथियां हैं वो विक्रम संवत में नहीं लिखी जाकर ईस्वी सन में लिखी जाती। और ईस्वी सन में लिखी जाने लग गई तो हिंदी साहित्य की तिथियां क्या हो जाएगी, जिस तरह हमने यहाँ 50 वर्ष से आगे बढ़ाया है विक्रम संवत की वजह से, तो वही 50 या 57 वर्ष हम इसमें से लगभग लेस कर देंगे। तो हिंदी साहित्य की तिथियां हैं वो हो जाएगी 1843 ईस्वी से और आज तक। अब इस पर भी विवाद रहा है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको 1843 ईस्वी से माना है, बहुत सारों ने इसको 1850 ईस्वी से माना है, कुछ ने इसको 1857 ईस्वी से माना है और भारतीय जैसों ने इसको 1868 ईस्वी से माना है। क्यों माना है, क्या कारण है, इसके विषय में अलग अलग उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी के विचार अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है, इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है वो क्रमानुसार किया जाता है, काल क्रमानुसार किया जाता है। इसलिए जब हमारा हिंदी साहित्य का मध्यकाल 1900 विक्रम 1843 ईस्वी में जब खत्म हो गया तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1843 ईस्वी। क्यों? क्योंकि अगर हम 68 से मानते हैं तो बीच की जो समय सीमा है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि इतिहास है वो काल क्रमानुसार चलता है। अगर हम मान लिया 68 से मानते हैं तो 43 में जब मध्यकाल खत्म हो जाता है तो 1843 से और 1968 तक के मध्य के समय को हम क्या नाम देंगे, 1868 के समय हम क्या नाम देंगे। अतः इस वजह से इतिहास का अध्ययन क्रमबद्ध होने की वजह से 1843 ईस्वी इसकी सही निर्धारित तिथि मानी गई। अब देखिए हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो आप थर्ड ईयर में पढ़ना। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। अब देखिए जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सबसे पहले आपने आदिकाल पढ़ा। आदिकाल जिसमें रासो ग्रंथ लिखे गए थे, रासो ग्रंथकार थे, उन रासो ग्रंथों की विशेषताओं को आपने जाना। उसी तरह आपने भक्ति काल को पढ़ा। भक्ति काल को आपने देखा होगा, सबसे पहले भक्ति को 2 भागों में बांट दिया था। निर्गुण सगुण से निर्गुण की 2 शाखाएं हो गई, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। सगुण की 2 शाखाएं हो गई, राम का धारा, कृष्ण का धारा। तो राम का धारा के अलग कवि हैं, कृष्ण का धारा के अलग कवि हैं, ज्ञानाश्रय के अलग हैं, प्रेमाश्रय के अलग हैं, उनकी कैरेक्टर विशेषताएं भी अलग अलग है। उसी तरह आपने सेकेंड ईयर में रीतिकाल पढ़ा होगा। रीतिकाल में रीति क्या होती है, रीति को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पढ़ा होगा 3 भागों में बांटा गया रीति को। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। उसके अलावा अन्य कवियों रीतिकाल में अन्य कवि भी हुए हैं, जैसे वीर रस के कवि भी हुए हैं। उसके अलावा उसमें नीति संबंधी कवि भी हुए हैं। अगर तो वो रीतिकाल के अन्य कवि हैं। बाकी प्रमुख रूप से रीति को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों के अलग अलग कवि हैं, उनकी अलग अलग काव्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाओं की विशेषताएं भी अलग अलग है। उसी तरह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को भी प्रमुख रूप से 7 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य की जो समय सीमा मैंने आपको बताई आधुनिक काल की 1843 ईस्वी से, क्योंकि अब हम ईस्वी सन में लिखेंगे आधुनिक काल है, तो 1843 ईस्वी से आज तक या अब तक। अब ये 1843 से आज तक का जो समय है, इसको भी हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको प्रमुख रूप से 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा है, अर्थात इसमें भी 7 तरह की काव्य रचनाएं भी है, 7 तरह के कवि हुए हैं और उनकी काव्य विशेषताएं भी अलग अलग है। इस युग में भी साहित्य एक जैसा नहीं लिखा गया, अलग अलग विषयों को आधार बनाया गया, अलग अलग युग में अलग अलग विषयों को आधार बनाया गया।
और उन विषयों को आधार बनाकर अलग अलग तरह की चार्ट इसमें लिखी गई। अब कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सा